हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो लास्ट हमने दोस्तों किया था जुडिशियल, हमने जो इससे पहले कंप्लीट किया था हमारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसमें हमने किया था, हमने उसमें देखा था कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किया था उस वक्त। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बट ये काफ़ी बड़ा है। मैंने कहा था कि जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन है ये 2 पार्ट में हो जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, इसके 3 पार्ट लगेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम लेके चले तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये 7th पार्ट होगा, और जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पार्ट जो है ये सेकंड होगा। और इसके 3 पार्ट आएंगे, ठीक है, और उसको मिलाकर फिर ये 8th पार्ट हो जाएगा जो नेक्स्ट आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्रिटिशर्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके हमने 3 पार्ट में वीडियो बनानी है। एक पार्ट डल चुका है, ये दूसरा पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का ये 7th पार्ट है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। आज भी हम 2 टॉपिक करेंगे, जुडिशियल का और सिविल सर्विस के बारे में। उसके बाद फिर हम इनके एजुकेशन पॉलिसीज़ और सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अलग वीडियोज़ में करेंगे। तो आज देखना है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम पे, कोर्ट कैसे बने थे, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फिर उसमें जज कौन से थे। पहले फॉरेन जज हुआ करते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, फिर बाद में इंडियंस को राइट्स मिले। उसको लेके कौन कौन से रेगुलेशंस आए, कौन से चार्टर एक्ट में या कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और एग्जाम्स में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो मैं आपको लाइन वाइज बताती चलूंगी। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन बोलती है कि अ कॉमन लॉ सिस्टम बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेड कोर्ट प्रेसिडेंट्स वॉज फर्स्ट स्टैब्लिश्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन। कहने का मतलब है कि पहला ऐसा डॉक्यूमेंटेड कोर्ट, कहने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में कोर्ट बना था जिसमें लोग अपनी कंप्लेन बोल सकते हो, अपनी अपील बोल सकते हो, लेके जा सकते हैं। तो वो किसने बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। कहाँ कहाँ पे? मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम कोर्ट कहाँ बनाए गए थे। तो ये 3 जगह का नाम एग्जाम में आएगा, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। इन द ईयर 1726, ये ध्यान रखना कि कौन से ईयर में बना था। द मुगल लीगल सिस्टम, मुगल का भी कोई लीगल सिस्टम था, वॉज रिप्लेस्ड व्हेन द कंपनी ट्रांजिशन फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनी। तो जो मुगल एरा था उसमें भी एक प्रॉपर कोर्ट नहीं हुआ करता था। वो जो राजा या रूलर हुआ करते थे उस टाइम के, उनके कोर्ट में जाके लोग अपनी अपील रखते थे, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं बना हुआ था, ऐसा कोई कोर्ट नहीं था अलग से। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलते हैं, ऐसा कोई कोर्ट पहले भी नहीं बनाया गया था जहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान भी अपनी कंप्लेन या बोल सकते हो लेके जा सकता है। खैर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे भी इतना कुछ था नहीं, पूरा फेवर जो है ब्रिटिशर्स के ही हित में जाया जाता था। वो तो डे बाय डे जब हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने लग गए तो उसके बाद जो है हमें राइट्स मिलने लग गए थे। तो ये मुगल सिस्टम की बात करें कि उनका जो लीगल सिस्टम था वो रिप्लेस किसने किया? कंपनी ने किया। जब कंपनी को कमर्शियल राइट्स मिल गए इंडिया में, ठीक है, गवर्न करने के लिए अपने फोर्स को ऐड करने के लिए न्यू कंपोनेंट्स, तो कंपनी जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और सत्ता पूरी की पूरी जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई, तो फिर मुगल के जो लीगल सिस्टम थे उनके कोर्ट को बोल सकते हो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। दिस पोस्ट विल एग्जामिन जुडिशियल सिस्टम, इसको हम जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं इन ब्रिटिश इंडिया में, एंड सिग्निफिकेंट जुडिशियल रिफॉर्म दैट वर इम्प्लीमेंटेड। रिफॉर्म का मतलब है चेंजेस लाना, ठीक है। जुडिशरी सिस्टम की हम बात करें, इसका बैकग्राउंड कि कैसे स्टार्ट हुआ। जुडिशियल सिस्टम इन प्री कॉलोनियल इंडिया, यानी कि प्री कॉलोनियल का मतलब है कि इन द मुगल एरा और द इवन प्रायर टू दैट। तो कहने का मतलब है कि मुगल एरा जब चल रहा था, यानी कि जब मुगलों का राज चल रहा था उस टाइम पे या उससे भी पहले के टाइम से जो है जो जुडिशियल सिस्टम है, इंक्लूडिंग द एंशिएंट पीरियड को मिला के बोल रहे हैं, नाइदर अडॉप्टेड प्रॉपर प्रोसीजर्स। मतलब कि प्रॉपर जो जुडिशियल सिस्टम होता है, जो आज के टाइम पे हमारा हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हम बोलते हैं सबसे ऊपर का जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इस टाइप का जो सिस्टम था, एक प्रॉपर जो हम बोलते हैं प्रोसीड किया हुआ कि एक रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही सबको देखा जाए, वैसा सिस्टम नहीं था। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की भी बात करें उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था। तो ये वही बता रहे हैं कि नाइदर अडॉप्टेड प्रॉपर प्रोसीजर्स इन्होंने अडॉप्ट नहीं किए थे, नॉर हैड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ कोर्ट्स। तो लॉ के जो कोर्ट्स हुआ करते थे उनके भी जो है इनके प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे इन अ रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट। जैसे आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, तो ऐसा इनकेस में नहीं था। नॉर हैड एनी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्ट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ एरिया। मतलब एरिया वाइज जो हम देखते हैं कि आज दिल्ली में हाई कोर्ट है, तो एरिया के हिसाब से कोर्ट बांटे हुए हैं हर जगह पे, हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है, ओवरऑल इन सबका हेड है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि एरिया के हिसाब से भी पहले कोर्ट वगैरह जो नहीं बनाए गए थे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था, तो लोगों को उस हिसाब से न्याय नहीं मिल पाता था। द मेजोरिटी ऑफ हिंदू लिटिगेशन वॉज डिसाइडेड बाय कास्ट एल्डर्स। अब कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि जो हिंदू जो हुआ करते थे इनकी मेजोरिटी थी, ज़्यादातर हिंदू थे इंडिया में,
और जो कास्ट एल्डर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े जो कास्ट के जो बड़े लोग हुआ करते थे, हम बोल सकते हैं विलेज पंचायत में हम बोलते थे ना, पंचायत के सारे बड़े बड़े लोग, कहने का होता है एज में जो बड़े हुआ करते थे, या ज़मींदार, ये मेजोरिटी में आके हिंदूज जो थे ये फैसला लिया करते थे। अब वो हमेशा से कहीं ना कहीं वन साइडेड फैसला होता था। द काजी अगर हम बात करें, एन ऑफिस हेल्ड बाय रिलीजियस पीपल, ये मुगल टाइम का मतलब मुस्लिम का जब रूल आया था इंडिया में उस टाइम की बात है, काजी हम बोलते थे उसको, कि एक ऑफिस था जो एक रिलीजियस पीपल हेल्ड करते थे, यानी कि अगर मुस्लिम्स में काजी काफ़ी सारे लोग थे उनको हम काजी बोलते थे। वॉज द यूनिट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मुस्लिम्स के लिए, एंड इट वॉज लोकेटेड इन प्रोविंशियल कैपिटल्स में, ये कैपिटल्स में थे, टाउन्स में थे, कस्बे में थे, यानी कि लार्ज विलेजेस में वहाँ पे थे ये। जो राजाज और बादशाह हुआ करते थे वर रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ जस्टिस, तो वो जस्टिस किया करते थे, उनके पास कोई जा रहा है लेके अपनी कंप्लेन है, कोई भी शिकायत है, तो वो उनका जस्टिस किया करते थे। यानी कि अब अभी तो वही बात होगी कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो इनके पास लोग जा रहे हैं कंप्लेन लेके, कोई सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रहा है, लेकिन अभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं ना। एंड द प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसरिंग जस्टिस कुड बी आर्बिट्ररी, तो कहीं ना कहीं वो वन साइडेड होता था, या रिलीजन बेस्ड पे होता था, या फिर कास्ट बेस्ड पे फैसले हुआ करते थे। वो चीज़ अब नहीं हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कोर्ट बनाया, कहाँ पर, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में, ये ध्यान रखना है 1726 में। रिफॉर्म्स की बात करें अंडर वॉरेन हास्टिंग, अब देखिए हमें गवर्नर्स भी ध्यान रखने हैं। जो गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरेन हास्टिंग, ये पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये ध्यान रखना है आपको। इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, ये गवर्नर जनरल बने थे। कब की बात है, इनका टाइम पीरियड है 1772 से लेके 1785 का। तो इनके टाइम पे क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, अब दीवानी अदालत क्या है इसका नाम आपको ध्यान रखना है, हेडेड बाय अ कलेक्टर। तो कलेक्टर कौन होते हैं, डीएम हम जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम जिसे बोलते हैं, वो हेड करते थे किसको, दीवानी अदालत को, ये ध्यान रखना है। वर क्रिएटेड इन डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए बनाए गए थे, तो आपको ऐसे याद रहेगा, डिस्ट्रिक्ट से डी यानी कि दीवानी अदालत, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन आप कुछ भी बोल सकते हो, टू रिजॉल्व करने के लिए सिविल इश्यूज। अब सिविल इश्यूज इनको रिजॉल्व करने की पावर दी है, यानी कि लोगों के बीच में जो भी हो रहा है, वो क्रिमिनल इश्यूज की बात नहीं हो रही है, सिविल इश्यूज की बात हो रही है, इन्वॉल्विंग हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज को इन्वॉल्व करके। क्लियर हो गया। कौन थे दीवानी अदालत के हेड, वो थे कलेक्टर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के हेड हुआ करते थे। वो रिजॉल्व करते थे सिविल इश्यूज को, ठीक है, लोगों के जो इश्यूज हुआ करते थे उनको इन्वॉल्व करके, हिंदू के लॉ, अगर हिंदू है तो उनके लॉ को लगा के, मुस्लिम्स है तो उनके लॉ को रेगुलेट करके। सदर दीवानी अदालत, अब सदर दीवानी अदालत क्या है, ये हर्ड द अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत। अब ये अपील सुनते थे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत से ऊपर कौन थे, सदर दीवानी अदालत, ये अपील सुनते थे किसकी, दीवानी अदालत की। मान लो अगर ये कोई इशू रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ये अपील जो है यहाँ लेके जाते हैं कि आप इसको देखिए, ठीक है। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, ये स्टैब्लिश हुआ था हियर करने के लिए क्रिमिनल केसेस। अब देखिए दीवानी अदालत जो है वो सिविल इश्यूज के लिए था, जो कलेक्टर हेड सुनता था, कलेक्टर उसको हेड करता था। लेकिन जो फौजदारी अदालत है ये क्रिमिनल केस के लिए था, एंड वर सुपरवाइज्ड बाय एन इंडियन ऑफिसर। अब ये याद रखना कि फौजदारी अदालत जो है ये इंडियन ऑफिसर सुपरवाइज करते थे, यहाँ पे कोई ब्रिटिश नहीं था, विद द हेल्प ऑफ काजी और मुफ्ती, यानी कि जो मुस्लिम रूलर्स के जो रिलीजियस ग्रुप बने हुए थे, एज अ काजी हम मुफ्तीज बोल सकते हैं, उनके साथ मिलकर इंडियन ऑफिसर जो है ये फौजदारी अदालत यानी कि क्रिमिनल केस को सॉल्व किया करते थे। दीज अदालत वर लाइकवाइज अंडर द कलेक्टर जनरल्स ओवरसाइट, ठीक है, ये जो अदालत थे लाइकवाइज ये किसके अंडर थे, कलेक्टर्स के, कलेक्टर जो हुआ करते थे उनके अंदर, ठीक है। फौजदारी अदालत वर यूज्ड टू, अब ये ध्यान रखना है कि जो दीवानी अदालत थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि वो सिविल केस थे, और क्रिमिनल केस जहाँ पे ज़्यादा काम का, जो ज़्यादा काम वाली चीज़ थी वहाँ पर इन्होंने इंडियन ऑफिसर्स को बिठा दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फौजदारी अदालत की अगर हम बात करें, वर यूज्ड टू एडमिनिस्टर करने के लिए मुस्लिम्स लॉ को एडमिनिस्टर करते थे, कौन, फौजदारी अदालत। ये इसके ऑफिसर्स कौन थे, इंडियन थे, लेकिन किसकी हेल्प से करते थे, काजीज और मुफ्तीज, जो खुद एक मुस्लिम का ग्रुप था, रिलीजियस ग्रुप था, तो इसलिए आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये एडमिनिस्टर करते थे मुस्लिम लॉ को, ठीक है। अब बात करेंगे सदर निजामत अदालत, देखिए यहाँ पर था सदर दीवानी, अब ये निजामत है कि सदर निजामत अदालत क्या है, तो ये मुर्शिदाबाद में था, कमांडेड बाय अ डेप्यूटी निज़ाम, एंड इंडियन मुस्लिम थे, एंड एडेड बाय द चीफ काजी, चीफ काजी इसको एड करते थे, एंड द टॉप मुफ्तीज जो हुआ करते थे, मतलब कहीं ना कहीं डिसीजन जो है फाइनल इनकी ही हुआ करते थे, किसमें, सदर निजामत अदालत में, जो कि मुर्शिदाबाद में था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको डेप्यूटी निज़ाम जो थे इंडियन मुस्लिम्स वो इसको कमांड करते थे, और किसके हिसाब से चलते थे, काजी और मुफ्ती के हिसाब से।
वॉज इन चार्ज ऑफ कैपिटल। तो काजी और मुफ्ती जो हैं ये इंचार्ज हुआ करते थे कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए प्रॉपर्टी एक्विजिशन को लेके, तो फाइनल डिसीजन जो है इन दोनों के ही हुआ करते थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कब फॉर्म हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट एग्जाम में कई बार आई है और आपको पैराग्राफ में या 2-3 स्टेटमेंट में इसको ऐड करके दे देंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आता है और उसमें आपको एक स्टेटमेंट डाल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पे बना था या नहीं बना था। कई बार नोट लगा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, मतलब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है ये फॉर्म नहीं हुआ था, कब, रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट जो है ये बना था, कहाँ पे, कलकत्ता में। विद द अथॉरिटी टू जज, अब किस जज की अथॉरिटी में बना था, तो उस टाइम पे हमें याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सारे के सारे जज जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, सब्जेक्ट इनसाइड कलकत्ता एंड द सबॉर्डिनेट फैक्ट्रीज, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स थे इनके साइड अंदर, कलकत्ता का पूरा जो सब्जेक्ट है वो इनके अंडर था। फैक्ट्रीज के बारे में इंक्लूडिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस के जितने भी केसेस होंगी वो सब यही सुनेंगे। इट वॉज अ कोर्ट विद बोथ ओरिजिनल एंड अपेलाइड जुरिडिक्शन। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1773 के एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें बना था हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि इसमें के सारे जज इंडियन और ब्रिटिशर्स दोनों थे, नहीं, सारे के सारे जज जो थे यहाँ पे इस वक्त में 1773 के एक्ट में सारे ब्रिटिशर्स थे, ये ध्यान रखना है। अब लॉर्ड कर्नवालिस जो थे इनके अंडर भी कुछ रिफॉर्म हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका टाइम पीरियड था 1786 से लेके 1793 का। तो लॉर्ड कर्नवालिस जिन्होंने टुक ओवर एज गवर्नर जनरल फ्रॉम वॉरेन हास्टिंग, तो इनके बाद कौन आया था गवर्नर जनरल जो बने, वो बने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके बाद, वॉरेन हेस्टिंग के बाद। कब की बात है, 1786 में। इन द ईयर 1787, 1790 एंड 1793 ही इंस्टीट्यूटेड जुडिशियल रिफॉर्म। तो 3 साल जो थे 87 में, 90 में और 93 में, यानी कि 3-3 साल का गैप लेके इन्होंने क्या किया, कॉर्नवालिस ने जुडिशियल रिफॉर्म किए थे। जो जुडिशियल प्लान था ऑफ 87, 90 और 93 का वॉज द नेम ऑफ गिवन टू दिस रिफॉर्म। तो ये जुडिशियल प्लान इस नाम से ही जाना जाता है कि 87 का रिफॉर्म था, 1790 का रिफॉर्म था, 1793 का रिफॉर्म था, कि यहाँ पर जुडिशियल प्लान, इसको जुडिशियल प्लान ऑफ रिफॉर्म बोलते हैं, जो डेट के हिसाब से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें विलियम बेंटिक की कि इन्होंने भी रिफॉर्म्स किए थे, तो क्या किया था इन्होंने, तो ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर जनरल, जो विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे 4 सर्किट कोर्ट बनाए गए थे। नहीं, जो 4 सर्किट कोर्ट थे उसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया जो 4 सर्किट कोर्ट था वो किस गवर्नर जनरल के अंडर अबॉलिश किया गया था, तो वो थे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के अंदर, ठीक है। देयर ड्यूटीज वर गिवन टू द कलेक्टर। तो इनकी जो ड्यूटीज थी, जो ये 4 सर्किट्स जो कलेक्टर के इन्होंने अबॉलिश किए ना, जो कोर्ट के जो सर्किट थे इनको अबॉलिश किया, उनकी ड्यूटीज भी तो किसी को दी होगी। अगर यहाँ पर कोर्ट है, ठीक है, इनमें कोई लोग चला रहे हैं, तो इसकी ड्यूटीज तो किसी न किसी को देनी पड़ेगी ना, अगर आपने इसको अबॉलिश किया है तो इनकी जो ड्यूटीज थी ना वो कलेक्टर्स यानी कि डीएम के हाथ में दे दी गई, हु वॉज इन चार्ज ऑफ देम अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। क्लियर हो गया। एट इलाहाबाद की बात हो रही है कि विलियम बेंटिक ने इरेक्ट किया था सदर दीवानी अदालत, जो हम पढ़ चुके हैं, और सदर निजामत अदालत, फॉर द कंफर्ट ऑफ द रेजिडेंट, जो लोग थे ऑफ द अपर प्रोविंसेस के। तो जो अपर प्रोविंस के लोग थे, इलाहाबाद यानी कि यूपी आप बोल सकते हो, वहाँ के जो लोग थे उनके लिए विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत बनाई थी। ये आपको पता होगा ये ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जा रहा था, और ये जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा था, इसके साथ जो मुफ्तीज हुआ करते थे या फिर जो काजी हुआ करते थे उनके सपोर्ट से, ठीक है। द कोर्ट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इन द पास्ट वॉज पर्शियन। जो कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी वो पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उस टाइम पे जब विलियम बेंटिक ने कोर्ट हटाकर बनाया था, ड्यूटीज जो कलेक्टर्स को दे दी थी, तो उस टाइम पे जो है पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे द कोर्ट सेशन कुड नाउ बी हेल्ड इन पर्शियन और अ लोकल लैंग्वेज। अब क्या हुआ, जो कोर्ट के सेशंस थे अब वो पर्शियन और लोकल लैंग्वेज में भी सुने जाने लगे। जैसे आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज जो है मोस्टली इंग्लिश में यूज़ होती है, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि लैंग्वेज जो है लोकल भी यूज़ होने लग गई और पर्शियन भी होने लग गई। फिर बात हो रही है द सुप्रीम कोर्ट करेंटली कंडक्ट ऑल ऑफ इट्स हियरिंग इन इंग्लिश। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कंडक्ट करने लग गई अपनी सारी जो है हियरिंग वो इंग्लिश लैंग्वेज में, और तब से आज तक वो इंग्लिश लैंग्वेज ही चलता आ रहा है। फिर बात कर रहे हैं जुडिशियल प्लान ऑफ 1787 की। द 1787 जुडिशियल प्लान मर्ज द टैक्स। तो ये मर्ज करते हैं टैक्स को एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एंड प्लेस्ड दैम अंडर वन अथॉरिटी ऑफ द कलेक्टर।
अब मैंने आपको बताया था ना कि 3 प्लान आए थे विलियम बेंटिक के अंदर, तो वो कौन से, सॉरी कर्नवालिस के अंदर 3 प्लान आए थे 87, 90 और 93 का। मैंने क्या बताया, 1787, 1790 और 1793। तो 3-3 साल के गैप में इनका प्लान आया, जुडिशियल प्लान। कौन लेके आया था, कर्नवालिस लेकर आए थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो 1787 का जुडिशियल प्लान जो था, इसने क्या किया था, इसने मर्ज किया था, कुछ रिफॉर्म किए थे इसने। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि इस 1787 के जुडिशियल प्लान ने जो कुछ रिफॉर्म्स किए, वो रिफॉर्म्स थे कि इसने मर्ज किया, किसको मर्ज किया, टैक्स को और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसने कहाँ इनको रख दिया, इसने रख दिया एक वन अथॉरिटी में, जिसको हम कहते हैं कलेक्टर। तो अब टैक्स और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका हो गया, कलेक्टर का हो गया, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। डन। फिर आता है द कलेक्टर एंड इंग्लिश सर्वेंट। तो जो कलेक्टर था वो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वॉज गिवन द अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी मिल गई कलेक्ट करने की रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की बात हुई है। तो अब किसके पास, देखिए आज के टाइम पे अथॉरिटी कलेक्टर्स के पास नहीं है, लेकिन उस वक्त पे कलेक्टर्स को यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो है अथॉरिटी दी गई थी। और एडजुडिकेट करने के लिए कहा था कि केस जो होते हैं इन्वॉल्विंग जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करके ये सॉल्व करते थे। क्लियर हो गया। फॉर स्ट्रीम लाइनिंग द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 36 से लेके 23 बना दिए गए थे। तो ये अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया कि किस जुडिशियल प्लान के अंदर कुछ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, वहाँ पर 36 से लेके 23 डिस्ट्रिक्ट वो कर दिए गए थे, जो इनके जो डिस्ट्रिक्ट थे, ताकि रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। तो ये कब किया गया था, घटाया कब गया था, तो 36 से 23 किया गया था जुडिशियल प्लान 1787 में। फिर है हमारा इन ईच एरिया, हर एरिया में लॉर्ड कर्नवालिस ने इरेक्ट किए माल अदालत। अब माल अदालत कौन लेकर आया था, क्या नाम है, माल अदालत या मल अदालत बोल सकते हो, ये लॉर्ड कर्नवालिस लेके आए थे हर एक एरिया में। एंड दीज वर द रिवेन्यू कोर्ट्स। तो ये जो थे ये रिवेन्यू कोर्ट्स हुआ करते थे, यानी कि वो कोर्ट जहाँ पे रिवेन्यू से रिलेटेड यानी कि पैसों से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हुआ करते थे वो रिजॉल्व होते थे, विच डील्ड विद सोलली रिवेन्यू इशूज। क्लियर हो गया। द कलेक्टर हु वॉज इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू मैटर्स, जो कलेक्टर था जो कि इन चार्ज था रिवेन्यू मैटर्स का, प्रिजाइडेड ओवर द कोर्ट, तो वो कोर्ट पे प्रिजाइड करता था, यानी कि पूरी जो पावर थी उस कलेक्टर के हाथ में थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द बोर्ड ऑफ टैक्स जो थे कलकत्ता का, एंड आफ्टरवर्ड्स द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हर्ड करते यानी सुनते थे अपील फ्रॉम दिस रिवेन्यू कोर्ट्स। तो जो एक बोर्ड ऑफ टैक्स बनाया गया था उसमें कुछ लोग हुआ करते थे कलकत्ता में, और उसके बाद जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल हुआ करती थी, हम बोल सकते हैं कर्नवालिस बोल सकते हो, जो भी उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उनकी जो काउंसिल थी वो इस अपील को सुनती थी, किसमें, रिवेन्यू कोर्ट में। ठीक है। इन एडिशन की अगर हम बात करें, इन द कलेक्टर प्रिजाइडेड ओवर डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, जो कलेक्टर था, जो डीएम था, वो प्रिजाइड करता था किस पे, दीवानी अदालत उसके अंडर में थी, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, जो डील करता था सिविल डिस्प्यूट्स। क्लियर हो गया आपको। और टू डिसाइड करने के लिए पेटी सिविल इश्यूज, जो बहुत छोटे छोटे सिविल इश्यूज, लोगों की लड़ाइयाँ मारपीट ये सब होते थे, अ न्यू ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार समटाइम नोन टू एज रजिस्ट्रार कोर्ट, ये बनाया गया। ठीक है। सुनने के लिए सबॉर्डिनेट ऑफिस टू द कलेक्टर, तो कलेक्टर के ही सबॉर्डिनेट एक ऑफिस बना दिया गया जिसको हम बोलते थे रजिस्ट्रार कोर्ट, जहाँ पे छोटे मोटे जो सिविल इश्यूज हुआ करते थे वो वहाँ पर सुने जाते थे। द रजिस्ट्रार ऑर्डर हाउ एवर वॉज नॉट फाइनल अंटिल इट वॉज साइंड बाय द कलेक्टर। अब जो इस रजिस्ट्रार कोर्ट का जो हेड था, जो अपीलें सुनता था छोटे मोटे सिविल इश्यूज की, वो तब तक उसकी फाइनल नहीं मानी जाएगी वर्डिक्ट जब तक जो है कलेक्टर उसके वर्डिक्ट पे साइन न कर दे। तो एट द एंड पावर किसके पास है, कलेक्टर के पास है, ये आपको याद रखना है। अब 3 साल बाद फिर से ये जुडिशियल प्लान लेके आते हैं 1790 में। तो लॉर्ड कर्नवालिस जो है ये चेंज करते हैं द वे, ये वापस से कुछ चेंजेस लाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस वॉज एडमिनिस्टर्ड इन 1790 में। तो कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना वर 4 डिविजन्स ही रिफॉर्म्ड। तो इन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म किए, कुछ चेंजेस किए क्रिमिनल जस्टिस को लेकर। एंड द डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट, अब हमने जो पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट जो है ये डिसबैंड कर दिया गया। एंड सर्किट कोर्ट, तो सर्किट कोर्ट के इन्होंने स्टैब्लिश किया, कहाँ पर, इनके प्लेस पे, किसके प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट के बदले सर्किट कोर्ट बनाए गए, कब, जुडिशियल प्लान 1790 में। ठीक है। सर्किट कोर्ट्स वर स्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, एंड दे वर प्रिजाइडेड ओवर बाय द यूरोपियन जजेस। अब ये भी जो है सर्किट कोर्ट्स, ये भी किसके द्वारा बनाए जाने लगे, यूरोपियन जजेस के द्वारा बनाए जाने लगे। अब इसी, ये जो सर्किट कोर्ट्स है ना, 4 सर्किट कोर्ट बनाए गए हैं, इसी को विलियम बेंटिक ने जो है अबॉलिश किया था। ये चीज़ आपको रिलेट करके पढ़नी पड़ेगी, जो कि वॉरेन हास्टिंग के, सॉरी, कर्नवालिस के बाद में आए थे। ठीक है।
फिर हम देखेंगे दीज कोर्ट्स सर्व एज अपील कोर्ट्स फॉर बोथ। अब इस कोर्ट में, सर्किट कोर्ट में क्या होता था, बोथ सिविल और क्रिमिनल केस दोनों सुने जाते थे। द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील द सदार निजामत अदालत। तो जो हाईएस्ट कोर्ट, मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील जो होती है, जहाँ पे क्रिमिनल्स, बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस होते थे, उस पर जो हाईएस्ट कोर्ट था जहाँ पे ये अपीलें सुनी जाती थी, तो वो था सदर निजामत अदालत। यहाँ पर जो है क्रिमिनल अपील ली जाती थी, बड़े बड़े केसेस जो हुआ करते थे। वॉज रीलोकेटेड टू कलकत्ता, उसको रिलोकेट किया कलकत्ता में, एंड प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नर जनरल के अंडर डाल दिया इसको, एंड नंबर ऑफ हिज काउंसिल। एट द एंड सारी पावर जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में ही है। अब भले आप इस ओहदे पे किसी को भी बिठा दो, फाइनल वर्डिक्ट जो है गवर्नर जनरल ही लेगा, या जो भी आपका जो डीएम है या कलेक्टर है उसके हाथ में था। जुडिशियल प्लान की अगर हम बात करें, फिर 3 साल बाद आता है 93 में। तो लॉर्ड कर्नवालिस जो है कंटिन्यू करते हैं टू मॉडर्नाइज करने के लिए कोर्ट सिस्टम को इन 1793 में। अभी फिर से कुछ मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं। तो जो मल अदालत बनाई गई थी, जो डील करता था सोनली विद द टैक्स डिस्प्यूट से, एंड वर प्रिजाइडेड ओवर बाय द कलेक्टर एज अ जज। अब यहाँ पे जो जज है वो कौन बना है, कलेक्टर। किसकी बात हो रही है, मल अदालत की। वेयर नो लॉन्गर इन यूज। All of these revenue courts, pending cases and power were transferred to the district दीवानी courts। अब इन सभी कोर्ट्स की, जिनकी भी हमने बात की, जितने भी रिवेन्यू कोर्ट्स थे, इनके जितने भी पेंडिंग केसेस हैं और जो पावर्स थी, वो कहाँ ट्रांसफर हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत में, जो किसके अंडर में थी, कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के अंडर में थी। और जिसको हेल्ड कौन करते थे, उनका फाइनल वर्डिक्ट कौन करता था, वो कलेक्टर किया करते थे। अब लॉर्ड कर्नवालिस का जो कोड था 1793 का, जो जुडिशियल प्लान था, ये स्टैब्लिश करता था एक क्लियर लाइन, एक क्लियर वर्डिक्ट स्टैब्लिश करा था इन्होंने बिटवीन रिवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और रिवेन्यू को लेके क्लियर लाइन बनाई, एक क्लियर इन्होंने अपनी स्टेटमेंट डाली, जिसमें बात करी इन्होंने, द कलेक्टर वॉज नाउ एक्सक्लूसिवली इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वही सेम चीज़ कि कलेक्टर का जो पूरा का पूरा पावर होगा वो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, जहाँ से पैसा आता है, एंड हैड नो जुडिशियल पावर। अब इसमें कहा कि कलेक्टर के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है, वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ों को ही देखेंगे। अब जुडिशियली, या फिर हम बोले कि न्यायपालिका से लेके इनका रिलेशन कलेक्टर्स का ख़त्म कर दिया गया था। द डिस्ट्रिक्ट या सिटी और जिला कोर्ट वॉज रीनेम्ड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत। तो इनको रीनेम्ड किया गया किसके बाद, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत के बाद क्या नाम रखेगा, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और जिला कोर्ट। द डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू प्रिजाइड ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस बनाए गए, वो क्रिएट किए गए किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रिजाइड करने के लिए, यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट के जजेस इन्होंने अपॉइंट किए। एंड परफॉर्म मजिस्ट्रियल पावर। अब मजिस्ट्रियल पावर जो है इन्होंने परफॉर्म करी, किसने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जो वहाँ के जज हुआ करते थे। फॉर बोथ, यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स लॉज के हिसाब से चल रहा था। अग्रेडेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स वॉज डेवलप्ड एज फॉलोज। द इंडियन ऑफिशियल्स जो थे प्रिजाइडेड ओवर द मुंसिफ कोर्ट। जो इंडियंस जो बने थे ऑफिशियल्स, जो जज बोल सकते हो लोअर लेवल पे, वो क्या प्रिजाइड करते थे, मुंसिफ कोर्ट को प्रिजाइड करते थे। एंड जो रजिस्ट्रार कोर्ट था इज ओवरसीन बाय अ यूरोपियन जज। और रजिस्ट्रार कोर्ट को कौन देखते थे, यूरोपियन जज देखते थे। डिस्ट्रिक्ट जज जो थे इज इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर हो गया। एंड द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील वर डिवाइडेड इनटू 4 सर्किट कोर्ट, जिसको बाद में विलियम बेंटिक खत्म कर देंगे। कलकत्ता में जो सदर दीवानी अदालत बनी थी, ये ध्यान रखना है आपको, ये इस प्लान के अंदर ही बना था। फॉर अपील ऑफ 5000 पाउंड्स और मोर द किंग इन काउंसिल मस्ट बी कंसल्टेड। कर्नवालिस का जो कोड था, देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, ये सारा का सारा हमने पढ़ा ना कि क्या क्या लॉज बनाए गए थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के लेके, कि क्या होना चाहिए, उसके अंडर की बात चल रही है ये। एंड द कर्नवालिस का कोड क्या था, जो स्टैब्लिश करता था फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। वो इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, ये कहता था देयर वॉज अ सेपरेशन ऑफ रिवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जस्टिस और रिवेन्यू, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो कोर्ट है, इसका जो डिसीजन मेकर्स होंगे, जो जजेस होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो यूरोपियन के सब्जेक्ट्स थे वर ऑल्सो ब्रॉट अंडर जुरिडिक्शन। तो यूरोपियंस को भी अब जुरिडिक्शन में रखा जाएगा, उनके ऊपर भी केसेस हो सकते हैं, उनके ऊपर भी अब अपील्स होंगी और उनके बारे में भी वर्डिक्ट्स दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे वर हेल्ड अकाउंटेबल इन सिविल कोर्ट्स। तो वो सिविल कोर्ट्स को हेल्ड करते थे फॉर एक्शन टेकन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। द प्रिंसिपल ऑफ सॉवर्निटी ऑफ लॉ वॉज स्टैब्लिश्ड। अब प्रॉपर लॉ इन्होंने बनाया। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इससे आप सबको पता होगा, हम पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। द इंडियन लॉ कमीशन, ठीक है, आईएलसी भी बोलते हैं इसको। चार्टर एक्ट आया था जब हमारा 1833 का,
तो इसमें आया था हमारा द इंडियन लॉ कमीशन। तो ये इसको चेयर किसने किया था, ये चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले का नाम आपने सुना होगा। वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 33 यानी कि 1833 फॉर द कंपाइलेशन ऑफ इंडियन लॉज। अब इंडियन लॉज को कंपाइल करने के लिए जो लॉर्ड मैकॉले हैं ये इंडियन लॉ कमीशन लेकर आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंडियन लॉ कमीशन कौन लेके आया था पहली बार, तो ये लेके आए थे लॉर्ड मैकॉले। और लॉर्ड मैकॉले कब लेकर आए थे, तो चार्टर एक्ट 1833 में लेकर आए थे, ठीक है। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो इसको सीसीपी भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है, 1859 में आया था। एंड द आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, ये हमारा 1860 में आया था। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा यानी कि सीपीसी हम जिसे बोलते हैं, ये 1862 में आया था। देखिए ये यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये आईपीसी सेक्शन पूछे जाते हैं सिविल प्रोसीजर के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं कि आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड कब बनाया था, तो 1860 में। सबसे पहले क्या बना था, सीसीपी, आपको याद रखना है, ठीक है। सीसीपी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके जस्ट एक साल बाद आईपीसी बनता है 1860 में, और उसके 2 साल बाद यानी कि सीपीसी बनता है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि हमारा 1862 में बना था। वर ऑल ड्राफ्टेड इन रिस्पॉन्स टू द लॉ कमीशन रिकमेंडेशन। तो लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये बनाए गए थे। स्टैब्लिशमेंट की बात करें अगर हम हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट कैसे स्टैब्लिश हुआ था। द 2 सेट ऑफ कोर्ट वर इंचार्ज, तो 2 सेट ऑफ कोर्ट थे जो इंचार्ज थे ऑफ डिस्पेंसिंग करने के लिए जस्टिस इन इंडिया फ्रॉम 1834 से लेके 1861। तो अब हम देखेंगे वो क्या थे। द सुप्रीम कोर्ट एंड द सदर अदालत वर 2 डिफरेंट कोर्ट। अब ये 2 डिफरेंट कोर्ट कौन थे, एक तो सुप्रीम कोर्ट था और एक सदर अदालत था हमारा, जो डिफरेंट कोर्ट थे विद सेपरेट जुरिडिक्शन। इनको अलग अलग काम दिए गए थे सुनने के लिए, सुनवाई करने के लिए। फॉलोइंग द पासेज ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि सीसीपी और आईपीसी और सीपीसी की अगर हम बात करें, जो 59, 60 और 61 में पास हुआ है, 62 बोल सकते हो, इनके पास होने के बाद क्या हुआ, रेस्पेक्टिवली द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेक्स्ट मूव वॉज टू इम्पोज यूनिफॉर्मिटी। अभी यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहे थे, इनका नेक्स्ट मूव ये था, ये 3 प्रोसीजर्स लाने के बाद, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विच वॉज अकम्प्लिस्ड इन 1861 में। तो वो क्या था, अब हम वो देखेंगे। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था एक 1861 में। कौन लेकर आए थे ये किस टाइम पे आया था, चार्टर एक्ट के अंदर ही आया था 1833 के। इसके बाद तो खैर काफ़ी सारे चार्टर एक्ट आ गए थे, 53 का भी आया था, ये तो 1857 की बात है जो रिवॉल्ट हुआ था। अब आया है हमारा कौन सा एक्ट, हमारा हाई कोर्ट का एक्ट आया है 1861 का, इंपॉर्टेंट है। द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था 1861 में और कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए, लेकिन किसके पास करने के बाद, जब इन्होंने सीपीसी, आईपीसी और सीसीपी, आईपीसी और सीपीसी को पास करने के बाद ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लेके आए थे 1861 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, क्योंकि इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वर्चस्व खत्म हो गया था। सारी पावर जो है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो थे उन्होंने अपने अंडर ले ली थी, और फिर वो लेकर आए थे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन 1861। इन द प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे द एक्ट स्टैब्लिश्ड। तो इस एक्ट ने स्टैब्लिश किया 3 हाई कोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे द गोल ऑफ दिस स्टैचू वॉज टू ब्रिंग 3 प्रेसिडेंसी, सदर अदालत एंड द सुप्रीम कोर्ट टुगेदर। तो इसका जो मेन गोल था कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसका एक ही गोल था कि सदर अदालत और सुप्रीम कोर्ट को एक साथ लेके आया जा सके। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास वर अबॉलिश कर दी गई बाय द एक्ट। इस एक्ट के अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को किस एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया था, तो वो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था 1861 का, ठीक है, जिसमें इसको खत्म कर दिया गया था। एंड ईच ऑफ दिस प्रेसिडेंसीज वॉज रिप्लेस्ड बाय अ हाई कोर्ट। अब इन तीनों प्रेसिडेंसीज में अपना खुद का एक हाई कोर्ट बन गया। अ चीफ जस्टिस एंड अप टू 15 रेगुलर, यानी कि उन सब में एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए। सीजीआई आप बोल सकते हो, अब तो सीजीआई बोलते हैं हम पूरा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उस टाइम पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया। और अप टू 15 रेगुलर जजेस बनाए गए जो मेकअप ईच हाई कोर्ट, यानी हर हाई कोर्ट के लिए 15-15 जजेस बनाए गए रेगुलर। द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता चार्टर, तो कलकत्ता चार्टर के जो हाई कोर्ट था वॉज इशूड इन मे 1862। तो कलकत्ता में कब बना, 1862 में वो आया। वाइल द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास चार्टर वर इशूड इन 1862। आए दोनों 62 में थे, लेकिन पहले किसका बना था, कलकत्ता का, बाद में जून में क्या बना, 1862 में बॉम्बे और मद्रास का। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द कलकत्ता हाई कोर्ट बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट हाई कोर्ट। देखिए बना एक ही साल में था, लेकिन मई में बन गया था कलकत्ता का हाई कोर्ट। तो अगर एग्जाम में पूछा गया कि इंडिया का फर्स्ट एवर हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया था, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट था, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी यही बना था, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगी ही नहीं।
बस ध्यान रखना कि अबॉलिश हुआ था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। द हाई कोर्ट फॉर द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का जो हाई कोर्ट था, वॉज स्टैब्लिश्ड इन आगरा, वो आगरा में बनाया गया। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उस एरिया का जो हाई कोर्ट है वो सबसे पहले आगरा में बनाया गया था मार्च 1866 में, यानी कि 4 साल बाद। तो इसको इसने क्या रिप्लेस किया? इसने सदर अदालत को रिप्लेस किया। और थैंक्स टू द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 विच अलाउड द क्राउन टू क्रिएट, जिन्होंने क्राउन को, यानी कि ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी यहाँ पे, तो क्राउन आई थी, तो क्राउन ने क्रिएट किया एनी अदर हाई कोर्ट विद इन ब्रिटिश इंडिया। दी हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट थे वो रीलोकेट कर रहे थे टू इलाहाबाद इन 1869। अब ये रीलोकेट कहाँ पे हो गया? इलाहाबाद में हो गया। एज अ रिजल्ट द इलाहाबाद हाई कोर्ट बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट प्रोविंशियल हाई कोर्ट। तो कंट्री का पहला प्रोविंशियल हाई कोर्ट कौन सा बना? इलाहाबाद, ठीक है। मोर हाई कोर्ट्स बनाए गए, वर स्टैब्लिश्ड आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद बहुत सारे हाई कोर्ट्स बनाए गए, हर अपने पर्टिकुलर स्टेट्स के अपने अपने। पटना हाई कोर्ट बना, स्टैब्लिश्ड हुआ 1961 में, पटना हाई कोर्ट स्टेट बन गया था, तो ये बीपीएससी के एग्जाम में आता है। द पंजाब हाई कोर्ट जो है ये बनाया गया लाहौर में इन 1919 में। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज रिलोकेटेड टू शिमला इन 1947, चंडीगढ़ 1955। और उसके बाद तो बनते ही गए हैं, हर स्टेट का अपना खुद का हाई कोर्ट है। अगर अपने किसी स्टेट का अपना खुद का नहीं है तो उसको दूसरी स्टेट के साथ मर्ज करके बनाया गया है। इंडिया का फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अब हम बात करेंगे। हमने हाई कोर्ट की प्रॉपर तरीके से बात कर ली है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, ठीक है। ये हमारे आज़ादी से कुछ टाइम पहले का एक्ट है। इसमें काफ़ी सारे, तो 1935 से हमने काफ़ी सारे जो एक्ट्स के अंदर जो वर्डिक्ट्स थे, जो उस टाइम पे जो एक्ट आया था उसमें जितने भी फॉर्मूलेज दिए गए थे, जितनी भी चीज़ें थी, तो उसमें से हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है 1947 के एक्ट में लिया था, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैब्लिश करता है फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश करता है जिसमें विच हैड द पावर टू रिजॉल्व फेडरल डिस्प्यूट्स बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इनके पास पावर थी फेडरल डिस्प्यूट्स को सुनने की बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। 1937 में क्या होता है? फेडरल कोर्ट जो है स्टैब्लिश, देखिए एक्ट आया था 1935 का एक्ट है, लेकिन फेडरल कोर्ट कब स्टैब्लिश्ड हुआ? तो ये 1937 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में। विद अ चीफ जस्टिस एंड नो मोर देन 6 जज। तो 6 से ज़्यादा जज नहीं हो सकते, यानी कि कुल मिला के 6 जज ही हो सकते थे और एक चीफ जस्टिस था, ये ध्यान रखना है। तो शायद चीफ जस्टिस को मिला के 6 जज होते थे टोटल। द कोर्ट हैड जुरिडिक्शन इन 3 एरियाज। अब जो फेडरल कोर्ट इन्होंने दिल्ली में बनाया, इसका जो जुरिडिक्शन है कि 3 एरियाज में था ओरिजिनली, यानी कि ओरिजिनल भी था, एपेलाइट भी था और एडवाइजरी भी था। इनका जो वर्डिक्ट था, इट वॉज क्रिएटेड विद द सोल पर्पज ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। इसको बनाया ही गया था कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करे बिटवीन प्रोविंसेस एंड द फेडरल स्टेट्स, ठीक है। इनके बीच का डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व करता है कौन सा? फेडरल कोर्ट, जो दिल्ली में बनाया गया था 1937 में। इसका मेन मोटिव ही यही था कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेगा प्रोविंसेस का और फेडरल स्टेट्स का। देखिए इस टाइम पे हमारा बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ था, कुछ प्रोविंशियल स्टेट्स थे जो किंग वगैरह चला रहे थे, कुछ फेडरल स्टेट्स थे, तो इनके डिस्प्यूट्स भी काफ़ी बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए फेडरल कोर्ट 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर बनाया गया था। एज वेल एज हियरिंग रेस्ट्रिक्टेड अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से जो रेस्ट्रिक्ट अपील आती थी वो ये लोग सुनते थे। इट गिव्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एन एडवाइज्ड ओपिनियन अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिडिक्शन। जो जुडिशियल कमेटी थी ऑफ द प्राइवी काउंसिल इन लंदन में माइट हियर अपील फ्रॉम द फेडरल कोर्ट। तो ये फेडरल कोर्ट की अपील सुनती थी कौन? जुडिशियल कमेटी, जो कि कहीं ना कहीं लंदन में बनाई हुई थी। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, अब इंडिया की इंडिपेंडेंस को फॉलो करते हुए जो फेडरल कोर्ट्स थे उनको रीनेम किससे किया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने पहले इसलिए इसका मतलब नहीं बताया था, आपको क्लियर हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेट, एक स्टेट हो, 2 स्टेट हो, 3 स्टेट हो, हर स्टेट के बीच का जो डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही सुनता है। तो फेडरल कोर्ट भी उस टाइम पे इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम पे पहले प्रोविंशियल स्टेट्स भी हुआ करते थे और फेडरल स्टेट्स भी हुआ करते थे। तो फेडरल कोर्ट को कन्वर्ट करके रीनेम किसको दिया, क्या नाम दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल, जो कि लंदन में था, जुरिडिक्शन एक्ट वॉज पास्ड, मतलब इसकी अबॉलिशन की बात हुई कब? 1949 में, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने पास किया था इसको, टू एलिमिनेट करने के लिए प्राइवी काउंसिल जुरिडिक्शन। अब इंडिया के पास अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट की अपील, अब सुप्रीम कोर्ट भी किसके सहारे बैठेगा? प्राइवी कोर्ट के सहारे, जो कि लंदन में है। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एक एक्ट पास किया था जिसमें जो है अबॉलिश किया था किसको? प्राइवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट को। तो ये लंदन का कोर्ट था, प्राइवेट कोर्ट जो है, मैंने बताया था आपको। तो इसका एंड कहाँ हुआ? 1949 में, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 28, 1950। हाई कोर्ट का देख लिया आपने कब स्टैब्लिश हुआ था। हाई कोर्ट हमारा जो स्टैब्लिश हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, 1861 के एक्ट आया था उसमें, और ये हमारा फेडरल कोर्ट का था। उसके बाद हमने देखा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला प्रोविंशियल हाई कोर्ट हमारा बना था इलाहाबाद में, ये ध्यान रखना है आपको। फिलहाल कंफ्यूजन नहीं लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सुप्रीम कोर्ट जब फाइनली हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो बना इंडिपेंडेंस इंडिया का, वो 28 जनवरी 1950 में बन गया था, टू रिप्लेस करके फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द प्राइवी काउंसिल जुडिशियल कमेटी को, इनको रिप्लेस करके हमारा फाइनल सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 में बना था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट वॉज एलिवेटेड टू द हाइएस्ट कोर्ट बन गया हमारा इन इंडियन लीगल सिस्टम का, जो कि आज भी है। अब बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी का इवेल्युएशन करेंगे थोड़ा सा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या था। द रूल ऑफ लॉ वॉज इस्टेब्लिश्ड। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एक रूल बनाया गया जो सबके लिए था, एक लॉ बनाया गया हमारे लिए जो हर इंसान के लिए बिल्कुल सेम था। तो एक रूल ऑफ लॉ बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया, जिसके हिसाब से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो रन करता है। एक ही वर्डिक्ट सबके लिए होती है, ये नहीं है कि किसी अपर कास्ट के लिए या अमीर लोगों के लिए रिलीजियस के हिसाब से चीज़ें बनाई गई हों। कोडिफाइड लॉज बनाए गए थे, रिप्लेस करके रूलर्स के रिलीजियन में बताया ना, पर्सनल लॉज हटा के कोडिफाई किया गया, सबके लिए सेम रूल्स बनाए गए, सेम लॉ बनाए गए। इवन यूरोपियन सब्जेक्ट्स वर ब्रॉट अंडर द जुरिडिक्शन। कुछ यूरोपियंस के भी कुछ अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स का मतलब है, कुछ उनके लॉज हुआ करते थे जो वो हम पे लगाते थे उस वक्त पे, तो वो चीज़ें भी ली गई, जो अच्छी चीज़ें थी उनकी, वो भी हमने हमारे लॉ में जुरिडिक्शन में लगाया, उसको भी लिया हमने। थ्रू क्रिमिनल केसेस, हालांकि जो क्रिमिनल केसेस थे कुड ओनली बी ट्राइड बाय यूरोपियन जजेस। तो इसके बाद क्या हुआ, जो क्रिमिनल केसेस थे वो सिर्फ यूरोपियन जजेस के द्वारा ही ट्राई किए जाते थे, वही ट्रायल करते थे इसका। गवर्नमेंट सर्वेंट जो थे वर मेड आंसरेबल टू सिविल कोर्ट्स। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपने आप को भगवान बना के बैठे हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे या ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो सोचते थे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, अब वो भी आंसरेबल थे सिविल कोर्ट्स को, अब उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या था, जो जुडिशियल सिस्टम बिकेम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली। अब हर गरीब इंसान जो है जाके अपील नहीं कर पाता है, पैसा खर्च होता है, लॉयर रखना पड़ता है, तो हर इंसान के लिए ये इतना अफोर्डेबल नहीं था। दी वेल्दी हैव द एबिलिटी, यानी कि पैसे वाले लोगों के पास पावर थी मैनिपुलेट करने के लिए सिस्टम को। जो करप्टेड लोग हैं वो तो पैसे लेके चीज़ें सब कुछ चेंज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनका यहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा था। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ रूम फॉर डिसेप्शन एंड चिरंजी एंड द प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन मीन्ट दैट जस्टिस वॉज डिलीड। तो ये बोला गया है कि जो प्रोटेक्टेड लिटिगेशन कहने का मतलब है कि अपील्स आती जा रही हैं और घुसखोरी बोल सकते हो, करप्शन बोल सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से जो हमारा जस्टिस है वो डिले हो रहा था। कुछ रूल्स रेगुलेशंस इतने बना दिए गए हैं कि जब तक प्रूफ चाहिए हर तरीके से अलग अलग लोग एविडेंस मांगते हैं, तो उसकी वजह से जो जस्टिस है वो टाइम पे नहीं हो पाता है। एज लिटिगेशन इंक्रीज होता जा रहा है एंड द कोर्ट बिकेम ओवरबर्डन, ठीक है। ऑफन यूरोपियन जजेस वर अनफेमिलियर विद इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो कह रहे हैं कि जो यूरोपियन जजेस थे वो कहीं ना कहीं अनफेमिलियर थे, इंडिया के कस्टम और ट्रेडिशंस थे, तो उनको वो दिक्कत आ रही थी जो केसेस थे उनको सुनने में, और उनको ये लग रहा था कि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और डिले हो रही थी। कंक्लूजन देखें, वी कैन से दैट इनिशियली, ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग में जो इंडियन लॉ थे वॉज गाइडेड बाय द कस्टम्स एंड रिलीजियस बुक्स। तो उस टाइम पे जो रिलीजियस बुक्स बनाई गई थी लोग उसको फॉलो करते थे अपने अपने धर्म के हिसाब से, विच इवॉल्व्ड ओवर टाइम, अ सेकुलर लीगल सिस्टम बन गया एंड अ कॉमन लॉ बन गया। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट द रूलिंग क्लासेस इन्फ्लुएंस्ड द एंटायर इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जो रूलिंग क्लास होती थी वो इन्फ्लुएंस करती थी पूरे इवोल्यूशन को। अब जो रूल कर रहा है वो अपने हिसाब से जुडिशरी बना रहा है, वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशंस बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फाइनली एक ऐसा रूल बनाया गया, एक ऐसा सब प्रॉपर, एक कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना, हर चीज़ बनी जिसमें सबके लिए सेम रूल्स और रेगुलेशंस है, तो उससे कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशरी को चलने में आसानी हुई। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम एंशंट लीगल लिटरेचर टू दिल्ली सल्तनत आर्बिट्रेशन। अगर हम बात करें एंशंट लीगल लिटरेचर, जो एंशंट पीरियड में जो लीगल लिटरेचर था, जो उनके बारे में जो उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए थे, वहाँ से लेकर अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो काफ़ी चेंजेस हैं। फिर हम मुगल आर्बिट्रेशन को देखें, वो भी बहुत डिफरेंट था। एंड फाइनली टू
इंग्लिश आर्बिट्रेशन यानी कि ब्रिटिशर्स की बात करें तो ये भी बहुत अलग था। तो कहीं ना कहीं इन सबको मिला जुला कर आज फाइनली हमने एक प्रॉपर अपना रूल ऑफ लॉ बनाया है जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब रन करते हैं। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम आज फाइनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ, थोड़े बहुत कमी है, वो टाइम टू टाइम सही हो जाएंगे। तो ये हमने जुडिशियल वाला अपना एरिया कंप्लीट कर लिया जो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। जो हमारा इसका दूसरा यानी कि फोर्थ टॉपिक है, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ये है हमारा सिविल सर्विस जो थी, यानी कि सिविल सर्विसेज के बारे में क्या क्या रिफॉर्म हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी हिस्ट्री, उसके इवोल्यूशन और उसके रिफॉर्म्स देखेंगे। तो आज हम इतना कंप्लीट कर लेके छोड़ देंगे। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगा थर्ड पार्ट, उसमें हम इनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ देखेंगे और इनका सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी समाज और सामाजिक सुधार लाने के लिए, वो सब हम देखेंगे। तो ये भी 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे की वीडियो जाएगी। द ईस्ट इंडिया कंपनी सर्व्ड एज द डी फैक्टो रूलर इन द नंबर ऑफ इंडियन प्रोविंसेस ड्यूरिंग द ईयर इमीडिएटली आफ्टर 1757। तो बैटल ऑफ कौन सी किसकी बात करें, अब आप बताएंगे 1757 में कौन सी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी या फिर बक्सर। सबको पता है पहले हमारी बैटल ऑफ क्या हुई थी, अगर बहुत बार मैंने वीडियो में कंप्लीट करवाया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी सर्व करता है अपना डी फैक्टो रूलर इन द नंबर ऑफ इंडियन प्रोविंसेस में, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ इमीडिएटली आफ्टर 1757 में एक बैटल हुई थी उसके बाद, विच वर व्हेन द सिविल सर्विस इन इंडिया फर्स्ट बिगिन। तो इसके बाद जो है, जो सिविल सर्विसेज हम बोलते हैं आज के लिए, हम बोले अगर जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम इसको बोलते हैं, तो पहली बार ये कब बिगिन हुआ था, आफ्टर द 1757। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं अनुबंधित सिविल सेवा, ठीक है, वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द बिजनेस, यानी सीसीएस लिखा हुआ है। सीसीएस का मतलब क्या है, कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विस। तो ये स्टैब्लिश किसने किया था, बिजनेस के द्वारा से स्टैब्लिश किया गया था बिजनेस पर्पज से। द बोर्ड ऑफ द कॉर्पोरेशन रिक्वायर कॉफनेंट्स टू बी साइन बाय द सीसीएस मेंबर्स। तो ये मेंबर्स जो थे सीसीएस के, उन्होंने ये बोर्ड बनाया था। अराउंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है, व्हेन द कंपनीज रूल केम टू एन एंड, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है रूल था वो खत्म हो गया था, एंड कंट्रोल वॉज रिटर्न टू द ब्रिटिश क्राउन। और आफ्टर 1886 की हम बात करें, द सर्विस अज्यूम्ड द नेम इंपीरियल सिविल सर्विस, यानी कि आईसीएस नाम रख दिया गया। उसके बाद इसको बोला गया द इंडियन सिविल सर्विस वॉज द नेम गिवन टू इट लेटर। तो पहले इसको क्या बोला गया, पहले इसको बोला गया सिविल सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद इसका नाम क्या रखा गया, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। तो बोला तो आईसीएस ही गया, लेकिन बाद में इसको इंपीरियल को इंडियन सिविल सर्विस का नाम दे दिया गया, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले जो थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, इनकी कमेटी आई थी, ये जो एडवोकेट करते थे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेरिट बेस्ड सिस्टम। अब मेरिट बेस्ड सिस्टम आज भी है, मेरिट आती है हमारी, उसके हिसाब से होता है, इन प्लेस ऑफ द कंपनीज पेट्रोनेज बेस्ड। लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया, देखिए लॉर्ड मैकॉले की कमेटी आने से पहले क्या होता था, पेट्रोनेज बेस्ड यानी कि संरक्षण आधारित, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन बेस्ड जो है लोगों का जो था इसमें काम होता था सिविल सर्विसेज में। लेकिन लॉर्ड मैकॉले ने इसको मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाया, सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विस इन 1854 में। ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वर यूज्ड आफ्टर 1855 टू सेलेक्ट करने के लिए एप्लीकेंट्स को फॉर द आईसीएस बेस्ड ऑन मेरिट। ये बोल रहा है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो थे इनको यूज़ किया गया था 1855 के बाद सेलेक्ट करने के लिए एप्लीकेंट्स यानी लोगों को फॉर आईसीएस बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस में मेरिट बेस पे लिए गए थे 1855 के बाद। ओनली इंडियंस वर अलाउड टू यूज़ इट, सिर्फ इंडियंस के पास ही था कि वही इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया बिगिन करता है एडमिनिस्टर करना आईसीएस टेस्ट इन 19। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में इंडियन सिविल सर्विस टेस्ट कब हुआ था, एडमिनिस्टर कब हुआ था, 1922 में हुआ था। द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि पीसीएस जिसे हम पीएससी बोलते हैं इंडिया में, विच वॉज द फोर रनर टू द यूपीएससी, तो आज भी है, ठीक है, वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन October 1, 1926। देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज कब के टेस्ट स्टार्ट हुए थे, 1922 में, और पीएससी की बात करें स्टेट पीएससी के एग्जाम्स कब स्टार्ट हुए थे, ये स्टैब्लिश कब हुआ था कमीशन, तो ये यूपीएससी जो है स्टैब्लिश हुआ था October 1, 1926 में, अंडर द डायरेक्शन ऑफ सर रॉस बार्कर। तो किसके डायरेक्शन में, सर रॉस बार्कर, यानी इनको हम बोलते हैं सर आर, ऐसे लगा के आर बार्कर भी बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं लेनी है। ऑल इंडिया सर्विसेज रिसीव्ड सेंट्रल सुपीरियर सर्विस इन 1924। अब यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस नाम दिया गया, इसने सेंट्रल सुपीरियोरिटी सर्विस इस पीस को बोला गया, यानी कि
एक सेंटर की प्रॉपर एक सुपीरियर जॉब हो गई, ठीक है। 1924 की बात हो रही है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ यूरोपियंस आफ्टर 1939 के बाद यूरोपियंस का शॉर्टेज हुआ। देयर वर मोर इंडियंस इन द मिलिट्री, अब मिलिट्री में ज़्यादातर इंडियंस हैं हमारे। एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि IAS वॉज गिवन अ न्यू नेम व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी थी, अब हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें, द एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस इज डिफाइंड बाय कौटिल्याज अर्थशास्त्र, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी, एज हैविंग 7 बेसिक एलिमेंट्स, इन्होंने 7 बेसिक एलिमेंट्स बताए थे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। क्या था वो? स्वामीन, देखिए ये ध्यान रखना है, आपसे अगर एग्जाम में बना दिया कि स्वामीन है, फिर आ जाएगा दुर्ग, दंड, तो इसके सामने आपको चीज़ें दे देंगे मैच द फॉलोइंग में। अब पूछ लेंगे कि कई बार ये भी पूछ लेंगे कि स्वामीन है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोस है, दंड है, मित्र है, ये किसने अपने बुक में लिखा है? तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन वर्ड्स का यूज़ किया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए 7 बेसिक एलिमेंट्स हुआ करते थे। तो पहला कौन था? स्वामीन, जो कि रूलर हुआ करते थे। अमात्य, जो कि ब्यूरोक्रेसी संभालते थे, ब्यूरोक्रेसी सॉरी। जनपद हम टेरिटरी को बोलते थे। दुर्ग क्या होता था? हमारा फोर्टिफाइड कैपिटल, ठीक है, जो कैपिटल हमारे अंडर है। एंड कोस बोलते थे हम ट्रेजरी, खजाने को। और दंड बोलते थे आर्मी को। और मित्र बोलते थे अलाय, जो हम अलाय बनाते हैं या फिर जो हम फॉरेन रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। द हायर ब्यूरोक्रेसी वॉज मेड अप ऑफ मंत्रीस एंड अमात्य, तो जो हायर ब्यूरोक्रेसी था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, वो कौन बनाते थे? वो बनता था किसको मिला के? मंत्री को मिला के और अमात्य को मिला के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये आपको किसी और चीज़ में नहीं ऐड करना, ये सिर्फ अर्थशास्त्र की बात हो रही है। द मंत्रीस वर द किंग, किंग का हाईएस्ट एडवाइजर। मंत्री, मंत्री आपको पता होगा ना, हम लोग राजा चोर मंत्री खेलते थे, तो ये उसकी बात हो रही है कि मंत्री जो थे ये किंग के हाईएस्ट एडवाइजर हुआ करते थे, ठीक है। वाइल द अमात्य जो होते थे ये सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। डन। तो सिविल सर्वेंट्स को क्या बोला गया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? अमात्य, ध्यान रखना है। मिडिवल पीरियड की अगर हम बात करें, उस टाइम पे सिविल सर्विसेज के बारे में क्या बात की गई थी? जो मनसबदारी सिस्टम था, हमने पढ़ा था, वॉज यूज टू रन द ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग द मुगल एरा। तो उस टाइम पे मनसबदारी सिस्टम के थ्रू जो है ब्यूरोक्रेसी रन की जाती थी मुगल एरा में। और द मनसबदारी सिस्टम वॉज इसेंशियली अ पूल ऑफ सिविल सर्वेंट्स का एक पूल था, यानी कि मनसबदारी सिस्टम में सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे, हु कुड बी डिप्लॉयड आइदर सिविली और मिलिट्रली, ठीक है। अब ब्रिटिश पीरियड की हम बात करेंगे। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैकॉलीज रिपोर्ट इन 1835, देखिए लॉर्ड मैकॉले का बहुत बड़ा रोल रहा है सिविल सर्विसेज में। तो 1835 में ये लेकर आए थे अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज में। द मैकॉले रिपोर्ट रिकमेंडेशन, तो मैकॉले जो अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे उसमें इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? दैट द ओनली द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट बी अपॉइंटेड टू द इंडियन सिविल सर्विस। इनका कहना था कि जो बेस्ट होगा, जो ब्राइटेस्ट होगा, वो अपॉइंट होगा किसमें? ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में, इन ऑर्डर टू सर्व करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट के लिए। तो ये इंडिया के लिए नहीं, अपने एम्पायर के इंटरेस्ट के लिए उस टाइम पे हायरिंग करते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? फॉलोइंग इंडिपेंडेंस द इंडियन सिविल सर्विसेज सिस्टम रिटेन्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश स्ट्रक्चर को थोड़ा इन्होंने चेंज किया एंड यूनिफाइड किया द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड ओपन एंट्री सिस्टम। अब सबके लिए ओपन हो गया बेस्ड ऑन अकेडमिक अचीवमेंट्स, एक एकेडमिक अचीवमेंट्स चाहिए एज वेल एज द परमानेंट टेन्योर, ठीक है। अब इसमें कर्नवालिस जो थे हमारे, उनका गवर्नर जनरल जो थे हमारे रहे 1786 से 93 तक, जो कि वॉरेन हास्टिंग के बाद आए थे। तो ये सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इन्होंने क्या रोल निभाया था इसमें? वॉज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश करने वाले, देखिए फर्स्ट थे ये, इसलिए सॉरी फर्स्ट थे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट थे टू इस्टेब्लिश करने के लिए एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए सिविल सर्विस को, ठीक है, जिन्होंने स्टैब्लिश किया और ऑर्गेनाइज किया सिविल सर्विसेज को, लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। ही अटेम्प्टेड टू चेक करने के लिए करप्शन, तो इन्होंने कुछ अटेम्प्ट किए थे करप्शन को चेक करने के लिए। अब ऐसा क्या अटेम्प्ट किया इन्होंने? वो था इनका तरीका, रेज किया इन्होंने सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज को, इनकी सैलरीज बढ़ाई। बाय स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग रूल अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड, तो इन्होंने करप्शन को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं चेक करने के लिए, इन्होंने जो है प्राइवेट ट्रेड के अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्टली रूल्स बना दिए। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोहिबिशन किया सिविल सर्वेंट्स को फ्रॉम एक्सेप्ट करने के लिए गिफ्ट्स, ब्राइब्स एंड सो ऑन, आप किसी से कुछ ले नहीं सकते हो। बाय एनफोर्सिंग प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी, यानी कि सीनियर होते जाओगे आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ वेलेजली की, ये यहाँ पे आना था।
अब वेलेज़ली जो थे हमारे गवर्नर जनरल थे, इनके बाद आए थे 1789 में, 1805 में। किसके बाद आएंगे? कर्नवालिस के बाद आए। लॉर्ड वेलेज़ली की अगर हम बात करें, इन्होंने स्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज इन 1800 में, ट्रेन करने के लिए न्यू रिक्रूट्स। अब याद रखना है कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए किसने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने बनाया था। कब बनाया था? 1800 में बनाया था। ठीक है। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड वेलेज़लीज कॉलेज इन। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, मैंने बताया था आपको, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ये कब बनाए गए थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, उन्होंने वेलेज़ली के इस फोर्ट विलियम कॉलेज को 1806 में रिजेक्ट कर दिया, जिसमें ये सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने की और रिक्रूट करने की इन्होंने बात की थी। एंड इंस्टेड इसके बदले इस्टेब्लिश किया ईस्ट इंडिया कॉलेज एट हेल्बरी इन इंग्लैंड। अब इंडिया में इन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इंडिया से हटा के क्या कहाँ बनवा दिया इसको? इंग्लैंड में बना दिया, टू ट्रेन करने के लिए रिक्रूट्स फॉर 2 साल के लिए इनकी ट्रेनिंग चलती थी। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। अब देखेंगे हम चार्टर एक्ट जो 1853 का आया था, इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। द कंपनीज पैट्रोनेज वॉज टर्मिनेटेड। अब कंपनी का जो पैट्रोनेज था वो टर्मिनेट यानी खत्म हो गया बाय द चार्टर एक्ट 1853, विच मैंडेटेड दैट फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी डन थ्रू द ओपन कॉम्पिटिशन। चार्टर एक्ट 1853 के अंडर ये डिसाइड हुआ कि अब जो रिक्रूटमेंट होगा सिविल सर्वेंट्स का, वो ओपन कंपटीशन होगा, खुला कंपटीशन होगा, इसमें कोई घुसखोरी नहीं चलेगी, या कोई ऐसा नहीं है कि इसमें इंडियन ज़्यादा होंगे या ब्रिटिशर्स ज़्यादा होंगे। अभी सबके लिए इक्वली कंपटीशन जो है ओपन रहेगा। इंडियंस ऑन द अदर हैंड वर बेर्ड फ्रॉम हाई पोजिशन फ्रॉम द स्टार्ट। एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट। कर्नवालिस ने ये रीज़न दिया। कर्नवालिस का रीज़न क्या था? 1853 में इसने बोला था कि हर हिंदुस्तानी जो है ये करप्ट है, इसलिए स्टार्टिंग में ही जो है हम इनको हाई पोजीशन नहीं देंगे सिविल सर्वेंट्स में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क किया लोगों में। और द चार्टर एक्ट जो आया 1793 का था, वो रिजर्व करता था सारी पोस्ट वर्थ 500 पाउंड्स पर ईयर फॉर द कंपनीज कन्वेंटेड सर्वेंट्स। अब जो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें क्या हुआ, रिजर्व कर ली थी सारी की सारी पोस्ट जो कि वर्थ थी 500 पाउंड्स पर ईयर। किसके लिए रिजर्व कर दी? कंपनी के लिए कर ली। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट जो आया था 1861, देखिए इसी में हमारा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ईयर हमारे लिए। तो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट जो आया था, ये इनेक्ट हुआ था इन 1861 में, आफ्टर दी, देखिए ये सारा कंपनी एंड हो गई थी हमारी चार्टर एक्ट 1853 में, और 57 के बाद तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी ये। उसके बाद जो है काफ़ी ब्रिटिश क्राउन ने एक्ट्स लेके आए थे, रिफॉर्म्स लेकर आए थे, तो वो देखने हैं हमें अब। ड्यूरिंग द लॉर्ड कैनिंग वॉइस रॉयलिटी, तो इस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था इंडिया का? लॉर्ड कैनिंग थे, जब इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया 1861 का। ये प्रोवाइड करता था फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन की पोजीशन फॉर कॉन्वेंट सर्विस मेंबर्स के लिए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो प्रिंसिपल पोजीशंस थी वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश। अब यहाँ भी यही हुआ, जो मेन पोजीशंस थी, हायर पोजीशंस थी सिविल सर्विसेज में, वो किसके हाथ में गई? ब्रिटिशर्स के हाथ में गई। दिस एक्ट रिजर्व सर्टेन पोजीशन, इस एक्ट ने कुछ सर्टेन पोजीशन जो है रिजर्व कर दी फॉर कॉर्पोरेटेड सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो कि CCS हम जिसे बोलते हैं। बट द एग्जामिनेशन, लेकिन जो एग्ज़ाम था वो सब हेल्ड होता था इंग्लैंड में, इन इंग्लिश में होता था इंग्लैंड में, बेस्ड ऑन क्लासिकल ग्रीक्स एंड लिटिन लर्निंग पे डिपेंड था। जो मैक्सिमम परमिसेबल एज थी, ग्रेजुअली वो डिक्रीज करते चले गए। फ्रॉम 23 था पहले हमारा सिविल सर्वेंट्स के लिए 1859 में, फिर हो गया हमारा 22 कब? 1860 में, 21 हो गया 1866 में, और फिर 19 हो गया 1878 में। ठीक है। स्टैट्यूटरी, अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की, तो लिटन जो थे, लॉर्ड लिटन, इन्होंने स्टैब्लिश किया था स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज इन 1878 और 79 में विद 1/6 ऑफ कॉन्वेनेटेड पोस्ट। इन्होंने क्या किया, अभी तो सारे के कुछ जो थे वो कॉन्वेनेटेड पोस्ट जो थे लोगों के मिलते थे, लेकिन उन्होंने 1/6 जो है इन्होंने पार्ट जो है कॉन्वेनेटेड पोस्ट फिल्ड बाय द इंडियंस के लिए कर दिया, कि 1/6 यानी कि 1/6 जो हिस्सा होगा पोस्ट का वो इंडियंस होंगे, इसमें हाई फैमिलीज होगी, थ्रू नॉमिनेशंस बाय लोकल गवर्नमेंट्स, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द सेक्रेटरी फॉर द स्टेट एंड द वॉइस रॉय। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इंडियंस में भी जो हाई फैमिलीज थी उनके लिए इन्होंने 1/6 जो रिजर्व्ड था सीट्स वो कर दी। हाउएवर ये सिस्टम फेल हो गया एंड वॉज रिपील्ड, इसको फिर चेंज किया गया। फिर आता है एचिसन कमीशन, जो कि 1886 में आया था। इन 1886 अ कमीशन लेड बाय सर चार्ल्स लेके आए थे। एचिसन वॉज अपॉइंटेड, इनके नाम से ही रखा गया एचिसन कमीशन।
ये अपॉइंट किया गया था डिवाइस करने के लिए, अ प्लान फॉर एडमिटिंग करने के लिए इंडियंस टू ऑल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। अब हर ब्रांच के इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विसेज में लेना था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हायर जो अमीर लोग हैं उनकी फैमिलीज ही इसमें अपॉइंट हो सकती है। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द इशू ऑफ इंडियन एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक्सपेक्टेड था इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या इश्यूज़ हैं इंडियन की एम्प्लॉयमेंट में, एंड नॉट ओनली इन अपॉइंटमेंट्स नॉर्मली रिजर्व्ड बाय लॉ ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्वेटेड सर्विस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम्स आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इंडियंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एंड बट ऑल्सो इन अनकॉन्वेटेड सर्विस कवरिंग लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स। द आइडिया ऑफ चेंजिंग द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम था इसको चेंज करने का आइडिया जो था टू द कॉन्वेटेड सर्विस सिविल सर्विस में, वो रिजेक्ट कर दिया गया कमीशन के द्वारा, एंड ये एडवोकेट करते हैं अबॉलिशन ऑफ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। तो फाइनली इतनी सब कुछ बोलने के बाद जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस था इसको ख़त्म कर दिया गया, एंड द डिवीजन ऑफ सिविल सर्विसेज जो अब देखिए अब तक आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, अब ये ध्यान रखना है कि एचिसन कमीशन ने क्या किया। इन्होंने सिविल स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस में जो इसने बोला था 1/6 पार्ट हम देंगे, वो इसने ख़त्म कर दिया, और इसने बोला कि सिविल सर्विस का जो डिवीजन है वो 3 पार्ट में होगा, यानी कि 3 कैटेगरीज में होगा। पहला होगा इम्पीरियल, फिर होगा प्रोविंशियल, और फिर होगा सबॉर्डिनेट। ठीक है, फिर आता है हमारा मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। जो एक्ट आया था, जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में 1919 में ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, जो कि प्रपोज कर रहे थे 3 टायर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। तो 3 टायर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस की बात किसमें की गई थी, कौन लेके आया था ये रिफॉर्म, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का। उसमें ऑल इंडिया, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट, ये 3 थे। ऑल इंपीरियल सर्विसेज जो थी ऑपरेट हो रही थी इन द प्रोविंसेस में एट द टाइम, वेदर इट रिजर्व्ड और ट्रांसफर डिपार्टमेंट। अब क्या हुआ, 2 चीज़ में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर डिपार्टमेंट में। वर रेफर्ड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। Members of all India services were given special protection in terms of dismissal, salaries, pensions and other rights। तो जो मेंबर्स थे ऑल इंडिया सर्विसेज के, उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस देने लगी। अब क्या स्पेशल प्रोटेक्शंस थी, वो डिसमिसल को लेके था, सैलरीज के बारे में था, पेंशंस था, और कुछ अलग राइट्स इनको मिलते थे। एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन पे ना पड़े उसके लिए क्या किया, इस एक्ट ने प्रपोज किया स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हर स्टेट में होना था, टास्क विद रिक्रूटिंग फॉर द सर्विस। फिर आता है 1924 में हमारा ली कमीशन। ली कमीशन क्या था, ये एक बॉडी थी जो अपॉइंट करता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1923 में, एग्जामिन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए द एथनिक कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुपीरियर इंडियन पब्लिक सर्विस को चेकआउट करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। ठीक है, जो लॉर्ड ली थे ऑफ फेरहम प्रिजाइड कर रहे थे इस कमेटी के हेड थे, विच हैड एन इक्वल मेंबर ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश मेंबर, जिसमें अब ली कमीशन में इक्वल मेंबर थे, इक्वली इंडियंस थे और इक्वली ब्रिटिशर्स थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये कमीशन एक फेयर लग रहा था। इट टर्न्ड इन इट्स रिपोर्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1924 में। इन 1924 ली कमीशन प्रपोज करते हैं 40% ऑफ फ्यूचर एंट्रेंट्स टू बी ब्रिटिश, ठीक है, एंड 40 बी डायरेक्टली रिक्रूटेड इंडियंस, एंड 20 बी प्रमोटेड फ्रॉम द प्रोविंशियल सर्विसेज। क्लियर हो गया, जो 40% है वो ब्रिटिशर्स होंगे, 40% इंडियंस होंगे जो डायरेक्ट रिक्रूट किए जाएंगे, और जो 20% थे वो प्रमोट होंगे प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, जिसमें बात होती है, ये एक्ट प्रपोज करता है फॉर्मेशन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्पेयर्स। हाउएवर जो पोजीशन ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी रिमेन्ड इन ब्रिटिश हैंड्स, जो पोजीशन था वो किसके कंट्रोल में, जो एक बोल सकते हैं कंट्रोल करने के लिए और अथॉरिटी था, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था। एंड द प्रोसेस ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस डिडंट प्रोवाइड इंडियंस विद इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर। अब यहाँ पे इंडियंस को इतनी पावर दी ही नहीं, पॉलिटिकल पावर भी इंडियंस के पास थी नहीं, बिकॉज इंडियंस जो ब्यूरोक्रेट थे वो एक्ट करते थे एज एन एजेंट ऑफ कॉलोनियल रूल, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंदर ही काम करते थे, उनके सर्वेंट्स बनकर ही रह गए थे। ठीक है, बहुत डीपली देना एक स्टोरी बता रही हूँ। सिविल सर्विस बात करें हम आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर रीजन ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी बनाने के लिए एंड अचीव करने के लिए अ मिनिमम लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द इंडियन सिविल सर्विसेज
एंड इंडियन पुलिस सर्विस वर अलाउड टू कंटिन्यूड। तो आईसीएस और आईपीएस को इन्होंने कंटिन्यू रखा किसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। द स्ट्रक्चर ऑफ द आईसीएस यानी कि सिविल सर्विसेज की बात करें, जो स्ट्रक्चर था ये चेंज किया गया इंडिपेंडेंस के बाद में। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज बनाई इन्होंने, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज बनाई इंडिपेंडेंस के बाद। 1947 में फॉलोइंग द ट्रांसफर ऑफ पावर द इंडियन सिविल सर्विस वॉज रिप्लेस्ड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। तो आईसीएस को आईएएस में कब कन्वर्ट किया गया, रिप्लेस किया गया, तो ये किया गया 1947 में। 1950 में जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था वॉज रिप्लेस्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसको यूपीएससी बना, तो यूपीएससी कब बनाया गया, 1950 में। ठीक है। ऑन अप्रैल 15, 1958 द यूनियन होम मिनिस्टर पंडित गोविंद बल्लभ पंत, देखिए इनका नाम ध्यान रखना है कि ये उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये अनाउंस करते हैं लोकसभा में दैट द गवर्नमेंट वुड स्टैब्लिश, गवर्नमेंट एक स्टैब्लिश करेगा अ नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्रेन करने के लिए सिविल सर्विसेज जो रिक्रूट्स होते थे, जो फाइनल एग्जाम करके जाते थे, उनको ट्रेन करने के लिए एक अकेडमी बनाई जाएगी, नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसने ये अनाउंस किया था लोकसभा में, ये कहा था जो होम मिनिस्टर थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1958 में। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे ऑल्सो डिसाइडेड टू कंबाइन करने के लिए आईएएस ट्रेनिंग स्कूल्स इन दिल्ली में एंड द आईएएस स्टाफ कॉलेज इन शिमला टू फॉर्म करने के लिए द नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वुड बी रिलोकेट इन मसूरी चार्ल एवल्स एस्टेट में। ठीक है। अकेडमी का नाम वॉज चेंज टू लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, जिसको हम बोलते हैं एलबीएस अकेडमी। ठीक है। तो इस अकेडमी का नेम चेंज किया गया टू लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अक्टूबर 1972 एंड द वर्ड नेशनल वॉज एडिड इन जुलाई, जो कि नेशनल इसमें जोड़ा गया, वो बाद में जोड़ा गया कब, 1973 में। देखिए जो अकेडमी इज नाउ नोन एज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये नेशनल वर्ड कब जोड़ा गया, ये 1973 में जोड़ा गया था, तभी हम इसको बोलते हैं लवासना। ठीक है। नहीं तो पहले एलबीएस ए बन गया था, लेकिन एन आने से ये लवासना बन गया। रोल ऑफ सरदार वल्लभ पटेल, अब जो सरदार वल्लभ पटेल थे इनका रोल क्या था इसमें, तो सिविल सर्वेंट्स आर इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड कैरिंग आउट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पॉलिसीज फॉर नेशनल एंड सोशल वेलफेयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बोलते हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये इंचार्ज होंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए और कैरी आउट करने के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट पॉलिसीज, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके ग्राउंड लेवल पे, इसके इंचार्ज होंगे ये फॉर नेशनल और सोशल वेलफेयर के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम कर देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये यंग थे, इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे, यानी यंग इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर। डिलीवर करते थे अ स्पेशल एड्रेस टू द फर्स्ट बैच को इन्होंने किया था ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफिस आफ्टर अप्रैल 21, 1947 में। कहाँ पर, एट मेटकाफ हाउस इन दिल्ली में। तो पहला बैच जो था इन्होंने ही एड्रेस किया था। किसकी बात हो रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ध्यान रखना है। 1957 में कहाँ पे, दिल्ली में मेटकाफ हाउस था वहाँ पे। पटेल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द प्रिंसली स्टेट इन टू द इंडियन यूनियन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे प्रिंसली स्टेट्स के यूनाइट करने के लिए। पटेल्स रिलेशन विद सिविल सर्वेंट्स प्रीडेट्स हिज अपॉइंटमेंट इन इंटीरियम। तो इनका जो सिविल सर्वेंट्स का जो रिलेशन था उससे कहीं ना कहीं इनको एक अपॉइंटमेंट मिल गया इंटीरियम इंडियन गवर्नमेंट होम मिनिस्टर का, किसको, वल्लभ भाई पटेल को। पटेल वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बैरिस्टर थे ये। ठीक है। इन अहमदाबाद बिफोर ज्वाइनिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, को ज्वाइन करने से पहले काफ़ी फेमस लॉयर थे, बैरिस्टर थे। और एंड ही फ्रिक्वेंटली डील्ड विद ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स। तो ये ब्रिटिशर्स के जो सिविल सर्वेंट्स थे उनसे ये डील करते रहते थे ऑन इश्यूज़ पे कंसर्निंग जो लॉज और ऑर्डर्स सिटीज़ वगैरह को लेके, ये हमेशा इसमें चर्चा में रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर एविजन द सिविल सर्विस एज द कंट्रीज स्टील फ्रेम। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, इन्होंने सिविल सर्विस को कंट्री का स्टील फ्रेम दिया था। अब रिकमेंडेशंस हैं ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। क्या रिकमेंडेशंस थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज। अब कुछ रिकमेंडेशंस आई रिफॉर्म करने के लिए, जो एआरसी रिपोर्ट हम बोलते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये 1966 में द एआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड एज फॉलो अप टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए एआरसी कमीशन बनाया गया, जिस कब बनाया गया, 1964 में। ठीक है। इसका गोल क्या था, फोकस करने के लिए द नीड है हमारी इंश्योर करने के लिए द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज की,
एंड टू मार्क करने के लिए मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू फिट इंस्ट्रूमेंट फॉर कैरिंग आउट द सोशल इकोनॉमिक गोल ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज वन ऑफ दैट। मतलब प्रॉपर इनका काम था देखभाल करना कि कैसे जो हमारा पब्लिक सर्विस है कैसे चलेगा, उसको टाइम टू टाइम कैसे हम रिफॉर्म लेकर आएंगे, क्या नीड है हमारी, कैसे सोशल इकोनॉमिक गोल्स को कंप्लीट करना है, उसको डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ों का जिम्मा किसके अंदर था, ARC के अंदर था। इसका कंक्लूजन हम बहुत छोटा सा देखेंगे। जो सिविल सर्विसेज था थो नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था। हैव एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम से था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था। लेटर क्या हुआ, द अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द सिविल सर्विस वॉज कंपोज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन नोन एज फैक्टर्स हु कैरिड ऑन इट्स ट्रेड, अपने ट्रेड अपने फायदे के लिए करते थे। विद द शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस ऑफ द कंपनीज फंक्शन फ्रॉम द ट्रेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, द सिविल सर्विस ग्रेजुअली बिगिन टू अज्यूम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो सिविल सर्विसेज को कैसे देखा जाने लगा, उसको एज्यूम करने लगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडियंस टू वर्क इन द सिविल सर्विस, अब इंडियंस की डिमांड बढ़ गई सिविल सर्विसेज में काम करने की। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया अ नंबर ऑफ कमीशन, बहुत कमीशन इन्होंने स्टैब्लिश किए। तो कुछ चेंजेस वर मेड बट इंडियंस फेल्ट दे वर इनसफिशिएंट, तो कहीं ना कहीं चेंजेस करने के बाद भी इन्होंने इंडियंस को ऐसे ही दिखाया कि वो इस पे काम नहीं कर सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये देखा गया कि वो करप्टेड है, कुछ ना कुछ रीजंस दे के इनको हायर पोजीशन से दूर रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी अब तक की। अब इसके आगे का कुछ नहीं है, हमने कंप्लीट कर लिया है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये हमारा सेकंड पार्ट था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 7th पार्ट है और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट है। इसके बाद हम करेंगे एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या थी ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम इनकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी इंडिया को रन करने के लिए, वो सब देखेंगे। तो हमारा फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नया टॉपिक पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।